हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HD केमिस्ट्री पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इसके पहले बोर मॉडल डिस्कस किया था और बोर मॉडल में हमने रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूलेस देखे थे। ठीक है, तो आज एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजें हम देखते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन एटम हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के हमें एनर्जी लेवल्स याद रखने हैं। तो एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम के। तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम का n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 है, ठीक है, n=5, n=6, ठीक, इस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के इस तरह से एनर्जी लेवल है। तो अप टू 5 हमको याद रखने हैं एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन के लिए। अप टू 5 एनर्जी लेवल्स आप याद रखोगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। सेकेंड एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। थर्ड लेवल को हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ लेवल को हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फिफ्थ लेवल को हम बोलते हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखना आप कि n=1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n=1 को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। n=2 को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 को हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n=4 को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n=5 को बोलते हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। है ना, इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट देके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 2, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देके पूछा तो n=2 की बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम एनर्जी का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -13.6 इंटू क्या था? Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये था। तो अगर हम E1 कैलकुलेट करते हैं, E1, तो E1 कितना आएगा? -13.6। अभी हम हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो Z क्या रहेगा? Z1 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर। और फर्स्ट एनर्जी लेवल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो N भी 1 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, E2 कैलकुलेट करते हैं तो E2 कितना आएगा? -13.6 इंटू Z तो 1 ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर। N कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1/4, तो इट विल कम आउट टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। हम थर्ड एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो -13.6 इंटू 1²/3² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1/9, तो इट विल कम आउट टू बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये याद करना है, याद रखना है। ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल की हम बात करें तो -13.6 इंटू 1²/4², ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1/16, तो इट विल कम आउट टू बी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिफ्थ एनर्जी लेवल की हम बात करें तो -13.6 इंटू 1²/5² इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/25 इज इक्वल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स आपको याद रखने हैं हाइड्रोजन के लिए, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एनर्जी लेवल में एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? -13.6 होती है। ठीक है, -13.6 वॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन में? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और फोर्थ एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिफ्थ एनर्जी लेवल में है तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जीज हमको बाय हार्ट याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये एनर्जीज लेवल्स हो गए, हमने डिस्कस किए एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें किसी अदर एटम के एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करने, है ना, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रहे
हमने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट किए हैं। अगर हमें किसी अदर एटम के लिए हाइड्रोजन जैसे एनर्जी लेवल फाइंड करने पड़े तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज क्या होती है? लाइक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हीलियम में दो होते हैं, लेकिन अगर हीलियम प्लस एटम ले लिया जाए तो हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस 2 हो गया, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम प्लस 2 है, प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम प्लस 3, इस तरह की स्पीशीज के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है। तो बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, ठीक है। अब एनर्जी का जो फॉर्मूला था अगर आप देखो तो वो था -13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी का फॉर्मूला था। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए हीलियम प्लस है ना, इफ इलेक्ट्रॉन इज ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस कैलकुलेट एनर्जी। हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे -13.6 इंटू Z क्या रखेंगे? तो हीलियम का Z कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर, नीचे क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गई? हाइड्रोजन के फर्स्ट एटम की फर्स्ट लेवल की एनर्जी हो गई। उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 4 6 24, 4 3 12, 12 2 14, 4 1 4 1 5, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अगर आप एक चीज ध्यान दो, जैसे मैं ये हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, अगर हीलियम के लिए सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करूं, सेकंड ऑर्बिट में हीलियम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करूं, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू Z कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, और इधर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं -13.6 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? -3.4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3.4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 4 16, 4 3 12 1 13, तो -13.6 आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं? तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट एनर्जी लेवल था। इधर पे देखो, ये हाइड्रोजन का सेकंड एनर्जी लेवल है। तो अगर हमें हीलियम का फर्स्ट एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना है तो हमें बार बार इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम हाइड्रोजन की फर्स्ट लेवल की एनर्जी याद रखेंगे और उसमें Z² मल्टीप्लाई कर देंगे हीलियम का क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? Z², यानी कि Z का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे मुझे हीलियम के लिए सेकंड एनर्जी लेवल का निकालना था, हीलियम प्लस के लिए सेकंड लेवल में एनर्जी निकालनी है, हीलियम प्लस के लिए सेकंड लेवल में अगर एनर्जी निकालनी है तो मैं हाइड्रोजन के सेकंड लेवल की एनर्जी याद रखूंगा, कितनी है? -3.4। उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? Z का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे हाइड्रोजन के सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी याद है, उसमें सिंपली 2 स्क्वायर यानी Z का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर लिथियम के लिए कैलकुलेट करते, लिथियम +2 के लिए कैलकुलेट करते, तो मैं यहां पर Z की जगह क्या रख देता? 3 रख देता, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता और हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी लेवल मल्टीप्लाई कर देता, तो आंसर आ जाता, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि अगर हमें किसी अदर एलिमेंट या अदर आयन के लिए कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन के अलावा किसी अदर आयन के लिए कैलकुलेट करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में ही अदर आयन के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल याद रखूंगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर एनी एटम इज इक्वल टू एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू Z का स्क्वायर, ठीक है।
मुझे जैसे हीलियम के फर्स्ट एनर्जी लेवल का निकालना था, हीलियम प्लस का फर्स्ट एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना था, तो मुझे हीलियम प्लस के फर्स्ट एनर्जी लेवल कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन के फर्स्ट लेवल की एनर्जी याद होनी चाहिए, उसमें हीलियम का Z² मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे लिथियम का फर्स्ट एनर्जी लेवल चाहिए, लिथियम +2 का, तो मैं लिथियम +2 के लिए हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी लेवल को याद रखूंगा, उसमें लिथियम का कितना होता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम और हम देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए याद करें, अगर हम हाइड्रोजन के लिए E2 - E1 निकालें फॉर हाइड्रोजन, E2 - E1, तो E2 - E1 कितना होगा, तो E2 - E1 होगा, E2 कितना था -3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3.4 प्लस 13.6, तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी हमको याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल में गैप। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल में गैप याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी, ठीक है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम बात करें E3 - E1 फॉर हाइड्रोजन एटम, तो E3 कितना था, E3 था -1.51 माइनस ऑफ -13.6, तो ये हो जाएगा -1.51 प्लस 13.6, ठीक है। तो ये आएगा आपका कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, ये आएगा 9, और ये हो गया आपका 0, ठीक है, और ये हो गया आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 - E1 कैलकुलेट करना है, तो E4 - E1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इधर पे रखेंगे -E4 कितना था 0.85 माइनस ऑफ -13.6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -0.85 प्लस 13.6, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है, और इधर रहेगा 7, और इधर रहेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी अगर आपको याद रहते हैं तो काफी हेल्प करेंगे आपको। तो हाइड्रोजन के सेकंड और फर्स्ट एनर्जी लेवल में डिफरेंस कितना होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, हाइड्रोजन के थर्ड और फर्स्ट एनर्जी लेवल में डिफरेंस कितना होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, हाइड्रोजन के फोर्थ और फर्स्ट एनर्जी लेवल में डिफरेंस कितना होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये आपको याद रहेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेंगे, आप नोट कर लीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एनर्जी गैप हमको पता होगा तो हमको ये पता होगा कि किस इंटेंसिटी किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ का फोटोन इसको एब्जॉर्ब करना है, तो इस ऑर्बिट से ये दूसरे ऑर्बिट में जा सके, ठीक है। जैसे कि मान लो आप बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम अगर हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट से सेकंड में या सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो किस वेवलेंथ का फोटोन वो एमिट करेगा या किस वेवलेंथ का किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन वो एमिट करेगा, ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए काम आता है रिडबर्ग फॉर्मूला। तो फॉर हाइड्रोजन एटम रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। तो रिडबर्ग फॉर्मूला कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो रिडबर्ग फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालना है जैसे मान लीजिए ये N1 है हाइड्रोजन का, ये N2 है हाइड्रोजन का, N2 से हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 से N1 में आ रहा है, तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, डेल्टा ई, और मैंने आपको बताया था डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई होता है EN2 - EN1 होता है, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं EN2 - EN1 की, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू EN2, अगर आपको याद हो जूल में हम फॉर्मूला क्या लिखते थे -21.8 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू Z²/N²। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर पे N2² हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/N1², ठीक है। अब यहां से -21.8 कॉमन ले लो तो डेल्टा ई आएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻19, यहां बच जाएगा क्या
अच्छा जेड स्क्वायर, जेड कितना था 1 था, हाइड्रोजन एटम है ना, जेड 1 रख देते हैं, सिंपली 1 रख देते हैं जेड को, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं हम रेडबर्ग फॉर्मूला की, ठीक है। तो हमने Z1 रख दिया, ठीक है। तो 21.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन आया, तो इधर पे बच गया -1/n2 स्क्वायर और इधर पे बच गया +1/n1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इस जो एनर्जी का फोटोन एमिट करा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, hc/λ के बराबर रख दें, ठीक है। तो इसको हम hc/λ के बराबर रख दें, तो हमारा hc/λ आएगा इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, सिंपली मैंने क्या किया, जिस एनर्जी का फोटोन एमिट करा है उस एनर्जी को हमने क्या लिख दिया, hc/λ लिख दिया, तो हमें वेवलेंथ पता चल जाएगी ना उस फोटोन की। तो वेवलेंथ कैसे पता चलेगी, तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय hc इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब देखो hc की वैल्यू पुट कर दो, तो hc की वैल्यू पुट कर दो तो ये आएगा 1/λ इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻⁻19, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। ऊपर जूल है, नीचे ये जूल इंटू सेकेंड हो गया, ठीक है। और c कितना हो गया, c हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। यूनिट्स बाद में लिख लेंगे, हम वैल्यूज लिख लेते हैं केवल। तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है, इंटू क्या आ गया, इंटू आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, क्लियर। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली h और c की, कुछ नहीं किया, hc की वैल्यू पुट करी। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मैं राइट साइड का रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो, ठीक है। वो नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं ये रब कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे आप, ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 109677, 109677, या इसको मैं इस तरह से लिख दूं 1.09677 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करो, ये हो गया -26 ऊपर जाएगा तो +26 में से 19 गया 7, तो 10⁻7 ये आएगा इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, और ये किस में आएगा, मीटर इनवर्स में आएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स, क्योंकि 1/λ है ना, तो 1/λ की यूनिट मीटर होती है, तो 1/λ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं RH रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ये होगा मीटर इनवर्स में। अच्छा 1/λ क्या होता है, न्यू बार होता है, हमने वेव नंबर पढ़ा था, न्यू बार। तो ये हो गया रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम, ये क्या हो गया, रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम, ये है रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पर, अच्छा यहां पर क्या होगा, n2 इज ग्रेटर देन n1, ठीक है। तो यहां पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आएगा तो वो किस वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा, वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं या वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई आयन है, जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, या बेरिलियम प्लस 3, उसके लिए हम कैसे वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए आप, उसके लिए हम जनरल एक फॉर्मूला लिख लेते हैं रिडबर्ग का। तो जनरल रिडबर्ग फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो लिख लेते हैं, चलिए देखिए। तो रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एज वेल एज अदर आयंस, एक कॉमन फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ साथ अदर आयंस पे भी एप्लीकेबल हो जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे एप्लीकेबल हो जाए, तो उसको हम लिखेंगे
1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। तो ये रेडबर्ग फॉर्मूला हो गया फॉर एवरी स्पीशीज सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, फॉर एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आप ये रेडबर्ग फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब r की वैल्यू क्या है, आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या होती है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने देखी, आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये है रेडबर्ग कांस्टेंट। और आरएच की वैल्यू हमने क्या देखी, आरएच की वैल्यू देखी हमने, ये होती है 1.09677 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है, या हम लिख सकते हैं 1.09677 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, और हम बात करें तो हमें ज्यादा काम आएगा 1 बाय आर की वैल्यू, 1 बाय आर एच की वैल्यू, है ना। आर एच की वैल्यू ज्यादा काम नहीं आएगी, 1 बाय आर एच की वैल्यू ज्यादा काम आएगी। तो 1 बाय आर एच की वैल्यू याद रखना है 912 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 बाय आर एच की वैल्यू क्या होती है, 912 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 1 बाय आर एच की वैल्यू क्या होती है, 912 एंगस्ट्रॉम होती है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं छोटा सा, ताकि आपको समझ आए कि क्या हमें करना है। ठीक है, तो एग्जांपल है कि in an hydrogen atom electron jumps from n equal to 2 to n equal to 1. Calculate the wavelength of photon emitted. Calculate the wavelength of the photon emitted. तो हम फटाफट क्या लगाएंगे, रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, क्लियर, इंटू 1 बाय n1 कितना है, 1 का स्क्वायर, 1 बाय n2 कितना है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर को अभी आर ही रहने दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, ये हो जाएगा 3 बाय 4 इंटू 3 बाय 4। अब हमें निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 4 बाय 3r, 4 बाय 3r हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 4 बाय 3, और 1 बाय r की वैल्यू क्या थी, 912 एंगस्ट्रॉम में, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। कितना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 304। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये 304 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, 1216 एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था रेडबर्ग फॉर्मूला, और रेडबर्ग फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो हमने देखा। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला में आप याद रखिएगा कि न्यू बार या 1 बाय लैम्डा कैलकुलेट करते हैं आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये लिखी है, तो जो सबसे ज्यादा काम आएगी वो 1 बाय आर की वैल्यू काम आएगी 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।